हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन उससे पहले बच्चों, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में ये बता रहा था कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप से होता है, जिसमें बताया था कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली दो टाइप से होता है। एक होता है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और कभी कभी उसको क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्शन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। और दूसरा जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, वो होता है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो ये दो टाइप से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। जिसमें हम पहला अपना पढ़ रहे थे कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसने बताया था कि उसको डॉट प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी हमको, ठीक है, और उसको स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं। तो मैंने बताया था बच्चों, एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जैसे कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए ना और वेक्टर बी, ये दो मेरे पास वेक्टर हैं। ये दोनों वेक्टर कुछ आपस में टेल टू टेल थीटा एंगल बनाए हुए हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी है, ये कुछ टेल टू टेल थीटा एंगल बना रहे हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा उसको लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जो होता है क्या, जिसका रिजल्ट क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ये इनका क्या होता है, ये इनका रिजल्ट होता है, दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट। मैंने बताया था कि जैसे कि इसका मैं एग्जांपल बता रहा था। हाँ, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों जो हमको क्वांटिटी मिलती है, जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से, वो खुद ही क्या होती है, हमारी स्केलर होती है। उसमें उसको डिफाइन करने के लिए हमको उसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जो हमको क्वांटिटी मिलती है दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से, मान लीजिए हमको सी मिला है, तो सी जो क्वांटिटी होगी वो उसको केवल हम मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर सकते हैं, हम उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको प्रोजेक्शन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। वहां पे आप जाइए, उसको देखिए, वहां सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब इसका मैंने एक एग्जाम्पल बताया था जैसे कि एग्जाम्पल लेके मैं बताया था कि मैंने 10th क्लास में पढ़ा था कि कार्य क्या होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल होता है, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल होता है वर्क। तो वर्क ही क्यों है इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था कार बराबर क्या होता है, बल और बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन या बल की विपरीत दिशा में विस्थापन ना। तो ऐसे ही लिखते हैं क्लास 10th में, कार्य बराबर बल गुणे, ये गुणा का निशान है, बल गुणे विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन या तो बल की दिशा में हो जाए या तो बल की विपरीत दिशा में। दो तरीके से मैंने विस्थापन वहां देखा था। यदि विस्थापन बल दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, यानी बल उसी डायरेक्शन में लग रहा है, विस्थापन भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, तो कह सकते हो कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमारा सार्थक हो रहा है, यानी हमारा किया गया कार्य क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि फोर्स इधर लगा रहे हो, बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, ब्लॉक इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो बोलोगे कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं पर रिजल्ट हमें निगेटिव मिल रहा है। हम जिधर खसकाना चाह रहे हैं, फोर्स तो इधर लगा रहे हैं, फोर्स इधर लगाने का मतलब है कि बॉडी को इधर ही डिस्प्लेस कराना चाह रहे हैं, लेकिन बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है, उसके अपोजिट। तो बोल रहे हैं हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन फोर्स हमारा सार्थक नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा कार्य नेगेटिव आएगा। इसलिए मतलब आप जो फर्स्ट आपके थ्रू वो कार्य नहीं हो रहा, वो कार्य कौन कर रहा है, वो सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव आता है। ये बात हुई कि ये तो हम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं कि जब बल और बल विस्थापन जो है वो बल के दिशा में या बल की विपरीत दिशा में हो। बट क्या होगा, क्वेश्चन राइज होता है कि बट क्या होगा यदि जो हमारा फोर्स हो वो तो ना तो पैरेलल हो ना तो एंटी पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बना के हो, कुछ थीटा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि ये फोर्स है, ये फोर्स एक ब्लॉक पे लग रहा है, ना तो पैरेलल लग रहा है ना तो एंटी पैरेलल लग रहा है। क्या लग रहा है, ये कुछ एंगल पे, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट इधर बॉडी हो रही है और फोर्स ऐसे लग रहा है कुछ एंगल थीटा बना के। तो उस केस में मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था कि उस केस में जो रिजल्ट मिलता था वो हमारा क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, यानी डब्ल्यू बराबर क्या आया, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। यानी कि डब्ल्यू का डिफिनेशन आया कि डब्ल्यू को, यानी कार्य को दो वेक्टरों के, फोर्स एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी, विस्थापन भी क्या है, एक वेक्टर है। तो दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर रहे हैं, कार्य को डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए कार्य जो हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो ये बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि हर जगह यूज होता है, वो मैंने पिछली क्लास में निकलवाया था। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी
तो W बराबर की चूंकि एफ डॉट डी को क्या लिख सकते हैं, दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट से क्या लिखते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यहाँ ए की जगह एफ है तो मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी कॉस थीटा, यानी एफ का मैग्नीट्यूड इधर डी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा यानी दोनों वेक्टरों के टेल से टेल के बीच का एंगल। W का डिफिनेशन है बच्चों, W बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। इस तरह बच्चों इसी तरह एक और क्वांटिटी होती है जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी उसको भी दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से दिखाते हैं, वो होता है बच्चों हमारा पावर। पावर क्या होता है, पावर को लिखते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, वेलोसिटी वेक्टर। इसको आप इसको इसी से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है W हमारा पावर क्या होता है बच्चों, पावर क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क ना, कार में चेंजिंग होती है समय के साथ, वही तो हमारा पावर कहलाता है। अब चूंकि बच्चों हमने वर्क अभी निकाला, वर्क क्या होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, तो हम यहाँ W की जगह पुट कर सकते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा डी डी टी एफ, यानी कि समय के साथ चेंज हो रहा कौन, कार, तो कार की जगह मैंने क्या रख दिया वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। यदि बच्चों हमारा एफ कांस्टेंट हो, जो लगने वाला फोर्स हो वो कांस्टेंट हो, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं इस एफ को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं वो डेरिवेटिव से बाहर चली जाती हैं, तो ये तो एफ हो जाएगा, और बीच उसके बाद बच्चों क्या है डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा डी डी टी एफ, ये डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों दो, ये डी और डी सेम नहीं बच्चों, ये डेरिवेटिव है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप यस भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यस लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों जानते हैं कि डी डी टी एफ यस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो क्या कहलाता है बच्चों, वेलोसिटी कहलाता है, हम पढ़े हैं ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पावर बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। तो ये हमारा देखो बच्चों पावर भी क्या है, दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से लिखा गया है, इसलिए पावर भी कौन सी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है, यानी पावर हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो एक तो मैंने कार्य पढ़ा, एक मैंने पढ़ा पावर, ठीक है। अब होता है बच्चों इसी कार्य में पूछते हैं कि कब हमारा कार्य मैक्सिमम होगा ना, कब कार्य मैक्सिमम होगा, या फिर बोलो पावर कब मैक्सिमम होगा ना। तो कार की बात करते हैं, कार की पूछते हैं कार्य कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा, ये वाली क्वांटिटी एफ डी कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम तब, यानी मैक्सिमम तभी होगी जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा मैक्सिमम किस पे होता है, 0 पे होता है, यानी फोर्स उसी डायरेक्शन में, विस्थापन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो कहेंगे कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा, यानी वर्क डन हमारा मैक्सिमम आएगा कब, जब दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल जो हो जाए वो 0 डिग्री हो जाए। अब बोलेंगे कि 0 कब आएगा, दोनों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है यानी स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 कब होगा ना, तो बोलेंगे कि जब दोनों वेक्टर क्या हो जाए आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो रहा पिछले क्लास की बात। तो आज के इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे हम वेक्टर के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ना, स्केलर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चों कम्युलेटिव लॉ, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टरों का वो कम्युलेटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे कि हम क्या करते हैं बच्चों मैथमेटिक्स में, हम क्या करते हैं 5 × 4 ना बराबर कितना आता है 20, चाहे 4 × 5 करें वो भी कितना आता है 20। तो मित्र कैसे बोलते हैं कि चाहे 4 × 5 करो और चाहे 5 × 4 करो, चाहे 4 × 5 करो, रिजल्ट हमारा कितना आने वाला है 20 ही आने वाला है। तो इसमें कह सकते हैं बच्चों कि 5 × 4 बराबर 4 × 5, यानी कि ये आपस में क्या है, सब आपस में बराबर है, किसके बराबर है 20 के, दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है ना। तो ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमारा कौन सा लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो इसी तरह हमारा जो वेक्टरों का जो दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। यदि वेक्टर ए है उसके साथ दूसरे वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या है वो बराबर होगा किसके, चाहे बी के साथ हम ए का डॉट प्रोडक्ट लें या ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट लें या बी के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट लें, दोनों की मीनिंग क्या है सेम है। तो ये होता है पहला हमारा कम्यूटेटिव लॉ ना। दूसरा होता है बच्चों कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 3 ठो नंबर हमारे पास x y z, 3 नंबर हम इस तरीके से लेते हैं x y z और कहते हैं कि हमको ये डिफाइन करो x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस z, ये चीज हमको डिफाइन करो। तो हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, हम इस x का बारी बारी से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ प्लस साइन, जो बीच का साइन। तो हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं x गुणे y ना, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x गुणे z।
तो हम ये क्या होता है, ये जो x होता है वो बारी बारी से दोनों जो ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो कहते हैं इस तरीके से कहते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा कौन सा लॉ फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। इसी तरह बच्चों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, यानी ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखा है बच्चों, इसका मतलब है कि पहले ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे प्लस फिर ए के साथ सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट प्लस ए के साथ पहले इसके साथ फिर इसके साथ अंदर सी के साथ ना। तो ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, हम जानते हैं कि अब हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्युटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसलिए हम क्या सकते हैं, ए डॉट बी को हम क्या सकते हैं बी डॉट ए भी लिख सकते हैं और ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं सी डॉट ए लिख सकते हैं, मतलब मीनिंग्स तो वही होगा। ठीक है, अब तीसरा है डेरिवेटिव रूल कि वेक्टर का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं ना। डेरिवेटिव रूल मतलब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो जैसे नॉर्मली हमें क्या करता है, कोई फंक्शन दिया होता है एफ बराबर कुछ दिया होता है, y बराबर मान लो कुछ फंक्शन y बराबर क्या होता है, हमारे पास कुछ फंक्शन दिया है y बराबर क्या है fx है। इसका डेरिवेटिव बोल दे कि इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करो, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करो, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है डी डी एक्स ऑफ, अब y की जगह क्या रख सकते हैं fx रख सकते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव है, यानी इसको हम क्या सकते हैं f डैश ऐसे प्राइम एफ प्राइम, इसको एफ प्राइम एक्स लिख देते हैं। ये बताता है कि इसका एक्स के साथ इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है इसका एक्स के साथ डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव रूल होता है हमारा वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट उसका डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ पहले ए का डेरिवेटिव करते हैं, पहले ए का डेरिवेटिव इस वाले वेक्टर का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में, डॉट दूसरा वाला वेक्टर बी प्लस पहला वाला वेक्टर डॉट दूसरे वाले वेक्टर का डेरिवेटिव। तो ये रूल होता है डेरिवेटिव रूल। तीसरा जो चौथा हमारा पॉइंट है वो होता है आर्थोगोनल। कहते हैं कि दो वेक्टर जो होते हैं वो कब आर्थोगोनल होते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आर्थोगोनल मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे बच्चों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। मैंने दिखाया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वैसे ही किया गया कार्य हमारा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन ये पूछता है कि दो वेक्टर दे देगा तो बोलेगा कि चेक इनकी ऑर्थोगोनलिटी चेक करो या बताओ कि ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, चेक करेंगे और यदि उनका रिजल्ट जो है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला है वो अगर जीरो आ गया तो कहेंगे कि वो हमारा वेक्टर क्या है, हमारा दोनों वेक्टर क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, यानी दोनों वेक्टर क्या है ऑर्थोगोनल है। तो दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए, जीरो हो जाए। हाँ, और एक केस है जीरो, जीरो तीन तरीके से होता है। मैंने देखो पिछले क्लास में बताया था कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जीरो तीन तरीके से होता है। एक होता है कि यदि मॉड ऑफ ए जीरो हो जाए, दूसरा है मॉड ऑफ बी जीरो हो जाए और तीसरा है कि कॉस थीटा ही जीरो हो जाए। क्योंकि ए डॉट बी को कैसे डिफाइन करते हो, ए डॉट बी को डिफाइन करते हो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो चाहे तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन है, ए बी सी तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। ए जीरो होने से है पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, बी जीरो होने से भी पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी और कॉस थीटा जीरो होने से पूरी क्वांटिटी जीरो होगी। तो यहाँ कंडीशन है कि दोनों वेक्टर कैसे नॉन जीरो हैं, यानी नॉन जीरो है कि ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकते नॉन जीरो। ये देखो दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, ये दोनों जीरो वेक्टर हैं। जीरो वेक्टर मतलब क्या होता है कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है। तो एक कंडीशन होता है कि वो दोनों वेक्टर कैसे हों, यदि वो दोनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हों, यदि वो दोनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हो तब एक ही केस में हमारा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, वो है कि दोनों वेक्टर क्या हो जाएं, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। तो वो जब ए डॉट बी हम निकाल लेंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो उनका रिजल्ट जीरो हो जाएगा तो बोलेंगे वेक्टर कैसा है, हमारा ऑर्थोगोनल है। तीसरा है कि नो कैंसिलेशन लॉ। जैसे कि हम क्या करते हैं बच्चों, अपना दो अगर ऐसे लिखा होता है कभी कभी अलजेब्रा में एक्स वाई बराबर वाई जेड, तो हम क्या करते हैं इसे y को y से कैंसिल आउट कर देते हैं और बोल देते हैं कि x बराबर क्या है, z है ना। ऐसा हम करते हैं अलजेब्रा में। बट इन केस ऑफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में जैसे ये लिखा दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट b बराबर वेक्टर b डॉट c, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं इसको काट नहीं सकते। अगर काटेंगे बच्चों तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे यहाँ तो हम अलजेब्रा में इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट करके x बराबर z लिख सकते हैं। तो यहाँ भी कैंसिल आउट करके वेक्टर a बराबर वेक्टर c लिख दें, ऐसा करने पर ये गलत हो जाएगा। क्यों बच्चों, देखो इसका हम प्रूफ करते हैं। ये होता है जैसे कि अब दो इधर लिखा है ना कि जैसे लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या लिखा है,
ए डॉट सी, ये लिखा है। तो हम ऐसा नहीं कि इसको ए से कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कह दे कि यहाँ से रिजल्ट हमारा बी बराबर सी आ जाए, वेक्टर बी सी के बराबर हो जाए, ये हमारा कहना गलत है ना। क्यों गलत है बच्चों? ये इस चीज को इधर लाओ, तो इस चीज को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बन जाएगा बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए डॉट बी माइनस सी वेक्टर। अब चेक कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो ए डॉट बी हो जाएगा, ए का बी के साथ ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। तो यही चीज लिखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस सी। चूंकि ये इधर लाया था तो ये किसके बराबर हो गई थी, 0 के बराबर। देखो ए इसके बराबर था, मैंने इसको इधर लाया तो इधर वाली क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई अपना राइट हैंड साइड में। यानी कि हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट बी माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों क्वांटिटी 0 कब होगी बच्चों, ये एक वेक्टर है, मान लो कि बी माइनस सी के दूसरा वेक्टर है ना, मान लो कि कुछ हमारा y वेक्टर है, तो हम कह दें कि वेक्टर a डॉट वेक्टर y ये 0 है। दोनों वेक्टर, दो वेक्टर 0 कब होते हैं, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है बच्चों, जब कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। इस केस में y की जगह मैंने क्या माना है, b माइनस सी माना है, इसलिए तो इसका मतलब ये होता है कि b माइनस सी और a दो वेक्टर यानी a और b माइनस सी ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसलिए कभी ये नहीं कह सकते कि b माइनस सी क्या हो जाए, b माइनस सी हमारा 0 हो जाए, ऐसा हम कह नहीं सकते, ये हमारा कहना गलत हो जाएगा ना। तो ये नो कैंसिलेशन लॉ फॉलो कर सकता है, क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है बच्चों। देख सकते हो कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, ये मान लो इसको मैंने y वेक्टर माना था, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। 0 आने का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना के हैं। तो हम नहीं कह सकते कि b माइनस सी हमारा 0 हो जाएगा, b माइनस सी 0 होने का मतलब है कि b बराबर c हो जाएगा, ऐसा कहना इसको हम नहीं कर सकते। तो इसलिए नो कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, जैसे अलजेब्रा में हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इसमें हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो बच्चों आज का हमारा जो पहला कुछ प्रॉब्लम्स इस पे करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रॉब्लम है वो है कि हमको फोर्स दिया है ना, कैलकुलेट द वर्क डन, हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। दिया है जो फोर्स बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन है, जो उसका मात्रक है फोर्स का। एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है, s बराबर डिस्प्लेसमेंट दिया है, s बराबर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप मीटर में है ना, और वो सेम डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहा है। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। सेम डायरेक्शन लगने का मतलब है कि मान लो कि फोर्स ऐसे है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से एक चीज तो क्लियर होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, वो एंगल 0 डिग्री है ना। ये चीज तो सर अब हम क्या करते हैं, इन वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वर्क डन होता है क्या, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, एफ डॉट वेक्टर डी होता है। चलो हम एफ लिख लेते हैं। एफ क्या होता है, एफ क्या होता है बच्चों, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ना, ये हो गया डॉट ना 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। यदि बच्चों यहाँ एंगल नहीं दिया होता ना, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम डॉट डॉट करके यानी 5 का 3 में करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया बच्चों, एंगल भी दिया है, तो हमको इसको मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एफ डॉट डी को कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी ना कॉस ऑफ थीटा। और कॉस थीटा कितना हो गया बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां लिख देंगे मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी और कॉस ऑफ 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉड ऑफ एफ और मॉड ऑफ डी। अब यही आएगा W, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी। तो अब मॉड ऑफ एफ क्या है, ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स कितना है 5i कैप प्लस 3j कैप। फोर्स दिया कितना बच्चों, फोर्स दिया है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा फोर्स दिया है। इसका मॉड निकालेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जो x i कैप j कैप और k कैप के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके उसको कर्डी में ले लेते हैं ना, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 4, अरे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 25 और 13 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एफ कितना आ जाएगा, रूट ओवर 38। इस तरह मॉड ऑफ डी निकाल लें, मॉड ऑफ डी कितना है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 ना, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4
-1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, +1, तो 4 1 5 और 5 4 9 और 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ डी कितना हो जाएगा √14। तो ये डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा √38 मल्टीप्लाइड बाई √14। ये हमारा आंसर आ गया, किया गया हमारा कार आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप उसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये जो भी आएगा ये हमारा जूल में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो किया गया कार हमारा इसमें निकल जाएगा, ठीक है। यदि बच्चों यहाँ एंगल नहीं दिया होता, सिर्फ बोल देता कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स इतना, ठीक है, एंगल नहीं दिया तो ये सेम डायरेक्शन कुछ नहीं बोला होता, तो हम यहीं से अपना काम चलाते, हम ये ना लिखने जाते, हम F.D निकाल लेते। F.D कैसे निकालते हैं, इस 5 का साथ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखते 5 × 3 ना, 5 × 3 आई कैप डॉट आई कैप। इस तरह आई कैप देखिए, आई कैप डॉट आई कैप जो भी आएगा ना 5 × 3 15 आएगा, और आई डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी है होती है 1, ठीक है। लेकिन जब हम आई के साथ जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट जे हो जाएगा, और आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस आई के अतिरिक्त जिसके भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा 0 आने वाला है ना। तो केवल इस वाले का वेक्टर जब इसका हम मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे तो केवल इसके साथ रिजल्ट मिलेगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3 15। उस तरह इस जे का केवल जे के साथ ही कर सकते हैं, बाकी किसी के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये 3 का -1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 3 के साथ करेंगे तो 15 आ जाएगा ना, और जे का मतलब 3 का -1 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 2 का 2 के साथ करेंगे तो +4 आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 19 और 19 4 16 आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो सीधे आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और के का के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। यदि उनका बीच में अगर साइन वाइन है माइनस लगा के अपन ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यदि उनके बीच का एंगल ना दिया हो। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है कि ये हमारा क्वेश्चन किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये हमारा जैसे कि क्वेश्चन था कि दिया है कि इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी ना। कह रहा है कि क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पहले पढ़ना, देखिए ये क्या है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कह रहा है कि 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और एक यहाँ दिया है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है कि तीनों क्या है यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि ए का अगर मैग्नीट मॉड निकालना चाहे तो कितना आएगा 1 आएगा, बी वाले वेक्टर का भी मॉड निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और सी वाले वेक्टर का भी मॉड निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन से है कि तीनों क्या है यूनिट वेक्टर हैं और क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, सब आपस में एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए डॉट बी की बात करें तो कितना आ जाएगा बच्चों 0, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ए बी cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ए डॉट बी बात करो, चाहे बी डॉट सी की बात करो, और चाहे सी डॉट ए की बात करो, सब कितना आएंगे बच्चों 0 आएंगे, क्योंकि सब आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये दो चीज तो यहाँ क्लियर हुआ कि हर एक वेक्टर का मॉड कितना आएगा 1 आएगा, और हर एक वेक्टर का हमारा कितना आएगा जो डॉट प्रोडक्ट है म्यूचुअली जो लोग ए डॉट बी के साथ 0 आएगा, बी डॉट सी के साथ 0 आएगा, सी डॉट ए के साथ 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी पूछा है ना, हमको पूछा है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी ना। हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं ना। जैसे कि दो वेक्टर होते हैं, दोनों वेक्टर सेम वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इनका कितना आता है रिजल्टेंट, ये आता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये आता है मैंने आपको बताया था ना। उस तरह इसको मैंने मान लिया कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, इसको मैंने एक वेक्टर मान लिया, मानिए ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो इसी तरह मैंने लिखा तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी ना। अब इनका हम अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं, तो पहले ए का सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर बी का सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेते हुए, और सी का सबके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिए। तो पहले ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट है, ए डॉट उसके बाद क्या है ए ना, प्लस एक फिर डॉट है ए डॉट, फिर आपके अगली वाली क्वांटिटी क्या है बी, प्लस
ए डॉट सी, ये तो हो गया ए के साथ, मैंने ए का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब बी का लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा बी डॉट ए ना, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ठीक, प्लस बी डॉट सी। अब बी का भी मैंने ले लिया, अब सी का लेते हैं, ठीक है, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। यहां बच्चों देखो ए डॉट बी या बी डॉट ए या बी डॉट सी या सी डॉट ए, सी डॉट ए या ए डॉट सी, सब सिर्फ आपस में क्या होने हैं, जीरो होने वाले हैं। तो ये वाली क्वांटिटी जीरो, ये वाली क्वांटिटी जीरो, ये वाली भी क्वांटिटी जीरो, ये वाली जीरो, ये वाली जीरो और ये वाली भी जीरो, यानी कि ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, इतनी सब चीजें कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि सब आपस वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बचा क्या हमारा, बचा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। हाँ, अब दो वेक्टर, जब दो वेक्टर सेम होते हैं और दोनों ए वेक्टर दोनों एक ही एंगल पे होंगे, एंगल जीरो होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ना, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस, क्योंकि मॉड ऑफ ए कितना मैंने बताया था, मॉड ऑफ ए 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और सी का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा, आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारा जगह 3। तो इस तरह ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, √3, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा पहला है वो हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि यदि दो ए और बी अनलाइक वेक्टर है, यदि दो वेक्टर ए और बी क्या है, अनलाइक वेक्टर है, तो उनका जो हमारा ए डॉट बी होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों अनलाइक वेक्टर का डिफिनेशन हमको ढूंढना होगा ना। अनलाइक वेक्टर किसे कहते हैं, कहते हैं दो वेक्टर जब उनका डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए ना। अनलाइक और इक्वल वेक्टर में बहुत अंतर होता है ना। इक्वल वेक्टर मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, और लाइक में होता है कि हमको मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं होता, उसमें अगर डायरेक्शन सेम हो जाए ना, डायरेक्शन सेम हो जाए तो लाइक वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, और यदि डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो अनलाइक वेक्टर होता है। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर होगा, वेक्टर ए होगा, और एक वेक्टर जो अनलाइक है तो दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की तरफ होगा, बी वेक्टर होगा। इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस, अब दोनों बीच का एंगल कितना है बच्चों, एंटी पैरेलल है 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो दो अनलाइक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, मॉड ऑफ माइनस ए मॉड ऑफ माइनस बी। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा क्या था, जो अगला वाला क्वेश्चन था, इस साल जेई में पूछा भी गया था, तो कह रहा था कि ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, 2 किलो का एक मास है, एक ब्लॉक है ना, जिसका मास कितना है 2 kg, वो एक स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ, देखिए रखा हुआ है ना, कह रहा है उस पर एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या है 20I कैप प्लस 10J कैप, ये फोर्स है ना। तो कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा, क्योंकि इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ ब्लॉक डिस्प्लेस होगा ना, डिस्प्लेस होगा, वो भी एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इस सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें फोर्स देखना है। फोर्स देखो बच्चों, फोर्स क्या है, फोर्स का जो कंपोनेंट है एफ है 20I कैप प्लस 10J कैप। ये फोर्स बेसिकली क्या लिखा है, फोर्स लिखा है, ये फोर्स मिलकर किससे बना है, एफ एक्स वाला कंपोनेंट है प्लस वाई वाले कंपोनेंट से मिलकर बना है। देखो एक्स वाला कंपोनेंट कितना है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 20 न्यूटन का है, और वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना है 10 न्यूटन का है। ये 20 क्या बताता है मैग्नीट्यूड, आई क्या बताता है किसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना है 20 है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना है 10 है। तो हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, फोर्स भी इधर वाला फोर्स भी देखना है, तो एफ एक्स कितना आ गया बच्चों हमारा 20 न्यूटन ना, 20 न्यूटन एफ एक्स आ गया। अब चूंकि एफ एक्स बराबर कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये होता है फोर्स बराबर मास इंटू न्यूटन के नियम से, ठीक है। तो अब ये फोर्स हमारा कितना हो गया 20, और मास कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना हो ए, तो है ऐसे मास एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। अब जब हमको एक्सीलरेशन मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन लगा सकते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो बच्चे 12th के होंगे वो जान रहे होंगे, जो बच्चे 11th के हैं वो अभी इस चीज से वाकिफ नहीं है, तो इसको जब पढ़ाएंगे तो हम अच्छे से बताएंगे। बस इतना जान दी कि एस बराबर जो हमारा डिस्टेंस होता है बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ यू क्या होता है प्रारंभिक वेलोसिटी होती है,
तो हम मानते हैं कि जब प्रारंभ में t बराबर समय 0 था तो ये वेलोसिटी 0 थी, यानी प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो s बराबर कितना हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। यहाँ से जब s बराबर कितना रखेंगे, हाफ रखेंगे और a की वैल्यू 10 रखेंगे और t की 10वें सेकंड में पूछ रहा है तो 10 में 100 हो जाएगा। तो ये कट कितने हो जाएगा, 500 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर था ना। इसमें हमको इसमें जानने वाली क्या बात थी, ये जो फोर्स दिया था 20I कैप प्लस 10J कैप, इसको देख के हमको पता करना था कि ये फोर्स जो है वो बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलके बना है। एक एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट, जो कि आई कैप है तो एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट से मिलके बना है, और एक वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस वाले जो कि जे कैप है तो वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट से मिलके बना है। तो ये तो डायरेक्शन बताता है कि ये वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में है। लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में 20 न्यूटन का है और वाई एक्सिस में 10 न्यूटन का है। इसीलिए मैंने एफ एक्स कितना रखा, 20 न्यूटन रखा, और एफ वाई कितना रखा, 10 न्यूटन। जो कि एफ वाई का हमको जरूरत नहीं है। एफ वाई क्या करेगा, एफ वाई इधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ ब्लॉक पे, जो उसको लिफ्टिंग का काम करेगा, उसको डिस्प्ले करने का काम नहीं करेगा। और एफ एक्स किधर लगेगा, एफ एक्स इधर लगेगा, जो ब्लॉक को डिस्प्लेस कराएगा। तो हमको क्या निकालना है, 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो हमें ये वाला फोर्स निकालना था। तो ये हमने एफ एक्स नहीं है, इसकी वजह से मैंने एक्सीलरेशन देख लिया, इसकी वजह से एक्सीलरेशन कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड हुआ। तो इसकी वजह से एक्सीलरेशन इतना है, तो इसकी वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा 10वें सेकंड में हमारा मिल गया इस वाले इक्वेशन से 500 मीटर। तो ये रहा बच्चों आज का क्लास। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्लास आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे बच्चों कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि बहुत एक आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और यदि हाँ अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।